हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। और हम इस आशा उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे और हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार टारगेट विद अजय पांडे में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। राइबोसोम के विषय में या इसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, कक्षा 6, 7, 8 में भी आप लोग सुने होंगे। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। सबसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम को ही हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए एक कहानी बताते हैं आपको। दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबिन्सन एंड ब्राउन। जिनका नाम है रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं बड़े चंचल स्वभाव के थे। इनके जो बगल में थी हमेशा झगड़ा होता रहता था, विवाद होता रहता था। तो एक दिन ये दोनों नाराज हो गए। इस ससुरे से बहुत वो गुस्सैल थे, कहे कुछ न पाए। तो जो उनके बगल वाले थे सेम का पौधा लगाए थे, ये सब गए और रातों को उखाड़ के बंदरे जिसे नोच के चले आए। अच्छा, फिर दिमाग में आया यार फेंके कहाँ। इतने सब थे कि उसको अपने घर में लेके आ गए। और घर में लेके आ गए तो जैसे बंदर निकल के जो है बार बार देखत रहे क्या है इसमें, कौन सा पौधा है। उनको नहीं मालूम था पहले यही सेम है। बाद में पता चला कि यह सेम का पौधा है। फिर ये ऊपर देख तो रहे ही थे, लेकिन इनके दिमाग में आया कि यार इसके जड़ में क्या है। तो जड़ को बंदर जैसे नोचने लगे। देखें कुछ नहीं दिखा। अर्थात हम राइबोसोम को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ जड़ ही दिखाई दी। लेकिन इनके पास माइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया तो सेम की जड़ में, बीन के रूट में एक दानेदार संरचना दिखाई दी। और उन्होंने जब उस संरचना के विषय में गहन अध्ययन किया, क्योंकि वैज्ञानिक सब थे, थोड़ा तो मनबड़ तो थे ही लेकिन वैज्ञानिक थे। जब उसके छोटी छोटी संरचनाओं के विषय में उन्होंने गहन अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि भैया यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मात्रा में ससुरा प्रोटीन बनत है। कहीं जैसे लगता है प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने और वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए और देखे कि सेम की जो रूट थी, उस रूट में जो छोटी छोटी संरचनाएं थी, उन संरचनाओं के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। इसलिए उस संरचना का नाम ये रख दिया गया कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। ये क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री ही ससुरा है। तो बाद में रॉबिन्सन और ब्राउन ने, अच्छा इन्होंने नाम नहीं दिया था, तब ये नहीं जानते थे किसी को राइबोसोम कहते हैं। बाद में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्लाडे। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्लाडे। क्लाडे ने ही सबसे पहले जो नाम है, टर्म राइबोसोम को दिया था। उसका नामकरण जो है एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है क्लाडे, और क्लाडे ने राइबोसोम नाम दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है विच साइंटिस्ट द टर्म राइबोसोम इज गिवन बाय साइंटिस्ट, तो उसका नाम होगा क्लाडे। तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम की खोज प्लांट सेल में, जिसे कहते हैं बीन रूट में किया था। लेकिन फिर ये प्रश्न पूछा कि भाई इसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पैलाडे, जिनका नाम था पैलाडे। और पैलाडे को भी रहा नहीं गया
तो उन्होंने एनिमल सेल में राइबोसोम की खोज किया था। तो प्रश्न पूछा जाता है, इन द एनिमल सेल व्हिच वैज्ञानिक डिस्कवर द राइबोसोम, या राइबोसोम की खोज एनिमल जंतु कोशिकाओं में किसने किया था, तो उसका नाम हो जाएगा पैलाडे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने राइबोसोम की खोज प्लांट सेल में किया था, बीन रूट में किया था, कैलाडे ने इसका नाम दिया था और पैलाडे ने एनिमल सेल में इसको देखा था। फिर एक वैज्ञानिक हैं जेम्स एंड लैक। अब ये पूछा जाता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ राइबोसोम इज गिवन बाई, मॉडर्न थ्योरी ऑफ राइबोसोम इज गिवन बाई, उनका नाम है जेम्स एंड लैक। जेम्स एंड लैक ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ राइबोसोम को दिया था। देखिए, जो राइबोसोम होता है वह न्यूक्लिक एसिड, जो राइबोसोम होता है वह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। तो अब ये पूछा जाता है, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, तो सही आंसर होगा राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। इसलिए राइबोसोम को एक अलग नाम से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। फिर देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए मेरे भाई, जो राइबोसोम होता है, इस राइबोसोम के अंदर आरएनए की मात्रा, इस राइबोसोम के अंदर आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए इसको किसको, राइबोसोम को, अरे हमको नहीं, क्योंकि राइबोसोम में आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड पार्टिकल भी कहते हैं। इस राइबोसोम के अंदर आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड पार्टिकल या आरएनपी, राइबोन्यूक्लिक एसिड पार्टिकल भी कहते हैं। देखिए, जब एक चीज छूट गई थी वहां पे, जो राइबोसोम होता है उसको रॉबिन्सन और ब्राउन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। साधारण माइक्रोस्कोप से हम इसे नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात, जब इन्होंने देखा तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने जब देखा, कह रहे इस ससुरा ये तो एकदम नंगा है। नंगा का मतलब अभी ना समझो कि नहीं वस्त्र, नंगा का मतलब ये है जैसे अगर हम पूरा कपड़ा उतार दे और नंगे हो जाएं, हम नहीं तुम, तो अगर जिस तरह से हम कपड़े उतार दे और नंगे हो जाएं, उसी प्रकार से राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वह नहीं पाई जाती है। इसलिए राइबोसोम को नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। क्योंकि राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। और देखिए, ये जो राइबोसोम होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सभी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट। जो राइबोसोम होता है, सभी सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो ये परीक्षा में पूछा गया है, विच सेल ऑर्गेनेल इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, विच सेल ऑर्गेनेल इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। तो ये कौन होगा? ये जो है कि ये स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। कौन? राइबोसोम ऑर्गेनेल है। फिर देखिए,
जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों जगह पाया जाता है। लेकिन एक बात बताएं कि आपको यह पता होगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये सपोज दैट प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो इसके जो भी मटेरियल होते हैं वह साइटोप्लाज्म के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो राइबोसोम भी इसके अंदर इधर उधर फ्री फॉर्म में, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसके अंदर राइबोसोम फ्री फॉर्म में घूमता रहता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम को मोनोसोम भी कहा जाता है। तो अब ये पूछा जाता है प्रश्न कि इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम इज नोन एज एन अदर नेम, तो उसका नाम होगा मोनोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम को मोनोसोम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो जो राइबोसोम होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीनों जगहों पर पाया जाता है। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, यह एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है और राइबोसोम भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है। चूंकि राइबोसोम एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए राइबोसोम को एन ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। अर्थात जैसे हमने कहा भाई समझो, इस ससुरन की समझे बिना हो, जैसे ये क्या है, अगर हम कहें माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है और इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। तो इसलिए राइबोसोम को एन ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। अब देखिए जो राइबोसोम होता है वह दो प्रकार का होता है। एक 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और एक 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। पहले हम बात करेंगे 70S प्रकार की। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है, पहले हम इसकी बात करेंगे। 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में तो पाया जाता है, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछता है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने प्रकार का, किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ज्यादातर लोग 80S प्रकार का कहते हैं, लेकिन सही उत्तर होता है 70S प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। देखिए अब देखिए जो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है, इसमें दो यूनिट होती है। ये दो प्रकार की यूनिटों से मिलकर बना होता है। एक होता है जिसे हम लार्ज यूनिट कहते हैं, एक होता है जिसे हम लार्ज यूनिट कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसे हम स्मॉल यूनिट कहते हैं। जैसे देखो, इस सर के ऊपर इतनी बड़ी कढ़ाई रख ली, सर के ऊपर इतनी बड़ी कढ़ाई रख ले तो सर नीचे छोटा यूनिट और जो कढ़ाई होगी वह बड़ी यूनिट। जैसे छोटा सा बड़ी कढ़ाई है और छोटा सर है, तो ये जो बड़ा वाला है इसे लार्ज यूनिट कहते हैं, जो छोटा वाला होता है वह उसे स्मॉल यूनिट कहते हैं। यह जो लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट होते हैं,
वह कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन के आधार पर जुड़े होते हैं। ऐसे ही नहीं जुड़े होते हैं। जो स्मॉल यूनिट होती है और जो लार्ज यूनिट होती है वह एक दूसरे से कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन के आधार पर जुड़े होते हैं। अब देखिए, जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर होता है, जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर होता है, तब यह दोनों लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट आपस में जुड़ जाती है। लेकिन अब एक खुरपेची दिमाग का आ गया, कह भैया कह क्या, अगर मान ला एक कंसंट्रेशन कम हो जाए तब तरे ससुरा। अब वो समझे में ना ससुरा क्या बताई कि भैया जब दहेज कम हो जाई तो इतने नखादा हैं लोग, शादी तोड़ देंगे। तो ऐसे ही इसकी हाल है कि जब ये कैल्शियम आयनवा का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से कम हो जाता है तो ये दोनों आपस में टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोल से जब कम हो जाता है तो राइबोसोम की दोनों यूनिट आपस में अलग हो जाती हैं। फिर प्रश्न पूछा, आपके मन में आ रहा होगा कि जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तब क्या होगा? तो जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से ज्यादा हो जाएगा, अब मान लो तो कि लड़की वाले बहुत दहेज दे रहे हैं, खूब एकदम सेवा सत्कार कर रहे हैं, तो नात हित घर परिवार सब कहेंगे यार बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, मिल रहा है तो बड़ा अच्छा है, तो सब उसके साथ जुड़ जाएंगे। और नहीं देगा तो सब हट जाएंगे, अरे बहुत खराब रिश्तेदार है, बहुत खराब है, अरे इसके साथ शादी करना बेकार है, तो सब दूर होने लगेंगे। लेकिन जब खूब देगा तो सब जुड़ जाएंगे। वही हाल यहाँ पे है कि जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से ज्यादा हो जाए तो जितने ससुरे हैं सब आके इससे जुड़ जाएंगे। कौन? राइबोसोम। ससुर को न लाना, भी शादी नहीं हुई है। तो 0.001 मोल से जब ज्यादा हो जाएगा तो जितने भी राइबोसोम होते हैं, जितने भी वहां पे राइबोसोम के मालिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वह आकर के mRNA से जुड़ जाएगा, mRNA से जुड़ जाएगा, जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक। अब देखिए, अब एक लोग और आ गए, एकदम अब तो एकदम हद हो गई भैया, जैसे कहते हैं एकदम मैं हद हो गई। अब किसी तरह से बहुत प्रेम था दोनों के बीच में, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट के बीच में। अब एक आ गए, कहे भैया मेरे को तोड़ना है, तोड़ना कैसे तोड़ेंगे? तो अब उसको तोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि भैया मान लो कि अगर 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है कैल्शियम आयन का और ये लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जबरदस्ती हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कहा भैया एक युक्ति है कि 5 मोलर का सीजियम क्लोराइड का विलयन हो। एक विधि है जिसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेथड या टेक्निक के द्वारा। एक टेक्निक है जिसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के द्वारा हम लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट दोनों को अलग कर सकते हैं। कैसे? 5 मोलर सीजियम क्लोराइड के विलयन में
इस राइबोसोम को रख देंगे और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के द्वारा इसे हम अलग कर सकते हैं। बहुत प्रयास किए, जब ये नहीं टूटा तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक का उपयोग करना पड़ा और 5 मोलर सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में राइबोसोम को डाल दिया और बेचारे राइबोसोम अलग अलग हो गए, दिल टूट गया। दोनों प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग हो गए, इनका दिल क्या हो गया, टूट गया। ये अमृतपुरी है, दोनों को मिलने से रोक दिया। फिर देखिए, जो अब यहाँ पे लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट हमको तोड़ना नहीं है, हमको जोड़ना है और इन्हें जोड़े रखना है। जोड़े रखने में ही दो प्रेम करने वाले जो लार्ज यूनिट हैं, स्मॉल यूनिट हैं, उन्हें मिलाना है और इनके विषय में जानना है। तो फिर से जानिए कि जो लार्ज यूनिट होती है इसे हम 50S कहते हैं और जो 60 स्मॉल यूनिट होती है इसे हम 30S कहते हैं, 30S कहते हैं। अब ये जो 50S होता है इसमें भी कई प्रकार की यह RNA से मिलकर बना होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 50S में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के RNA पाए जाते हैं, 23S RNA और 5S RNA। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 30S में पूछा जाता है, 30S में 16S RNA पाया जाता है। एक बात और है कि राइबोसोम के अंदर DNA नहीं पाया जाता है। राइबोसोम में केवल RNA या RNA पाया जाता है, DNA नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगली 80S राइबोसोम को। भाई यो जहां तक सर इसके भी विषय में पढ़ ले थोड़ा सा, नहीं तो नाराज हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। अब देखिए 80S राइबोसोम की बात करते हैं। जिस प्रकार से 70S राइबोसोम, अब यहाँ पे हम 80S की बात करते हैं। जिस प्रकार से 70S राइबोसोम में 2 यूनिट होती हैं, ठीक उसी प्रकार से 80S राइबोसोम में भी 2 यूनिट होती है और यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और 80S राइबोसोम में दो यूनिट होती है, एक होती है लार्ज यूनिट, और दूसरी होती है स्मॉल यूनिट। जो लार्ज यूनिट होती है इसे हम 60S कहते हैं और जो स्मॉल यूनिट होती है इसे हम 40S कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से 60S जो राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूनिट होती है, ये भी जो है कि कई प्रकार के RNA से मिलकर बने होते हैं। इसमें 3 प्रकार का RNA पाया जाता है जिसका नाम है 28S RNA। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। एक होता है 5S RNA और 5.8S RNA। ठीक उसी प्रकार से 40S में भी 18S RNA पाया जाता है। एक चीज हम भूल गए थे कि जो 70S राइबोसोम होता है, फिर से आप वहां नोट कर लीजिएगा, जो 70S राइबोसोम होता है इसके अंदर RNA, जो 70S होता है इसके अंदर RNA की मात्रा ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके राइबोसोम में 60% RNA पाया जाता है और 40% प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ठीक इसी का उल्टा होता है, जो 80S राइबोसोम होता है इसके यूकैरियोटिक सेल में 60% प्रोटीन होता है, 60% प्रोटीन होता है और 40% RNA पाया जाता है।
rRNA पाया जाता है। लेकिन देखिए एक पीसीएस का क्वेश्चन होता है, ये कहीं भी पूछा है, अगर ये 60 और 40 न दिया हो तो कभी कभी ये रेशियो पूछता है कि 80 यस राइबोसोम में rRNA और प्रोटीन का रेशियो कितना होता है। rRNA और प्रोटीन का रेशियो 1:1 होता है। तो ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है कि 80s राइबोसोम में rRNA और प्रोटीन का रेशियो कितना होता है, तो वह 1:1 होता है। और हमने ये आपको बता ही दिया कि राइबोसोम की दोनों यूनिटों को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक क्या होती है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टेक्निक में 5 मोलर सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है और उसी सॉल्यूशन में हम राइबोसोम को डाल देते हैं और डालने के बाद जब हम उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगन करते हैं तो दोनों यूनिटें आपस में अलग अलग हो जाती हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखिए कि आपको ये पता है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यही कॉमन क्वेश्चन है, ये ज्यादातर पूछा जाता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर हमारे समस्याओं को, जो भी समस्या है वहाँ पे आप पूछिए, आपकी समस्याओं का हम निदान करने का प्रयास करेंगे। और इस आशा उम्मीद के साथ और कि आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आई होंगी तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।